लास्ट लेक्चर में हमने बैलेंस शीट को कवर अप किया था और वहां पे हमने दो चीजें देखी थी कि आपके जो कैश नॉन कैश आइटम्स होते हैं आप उनको बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं करते। और वो आपके पास कौन कौन सा था? एक तो हमने देखा था डेप्रिसिएशन है और दूसरा हमने देखा था वो है डेफर्ड टैक्सेस। ठीक है, उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। डेप्रिसिएशन एज अ टैक्स शील्ड, कि कैसे टैक्स शील्ड के तौर पे डेप्रिसिएशन एक्ट करती है। एक तो ये कल की एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा, ठीक है, कि अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को यहाँ से पहले उसको पे कर देते हो तो फिर आपको जो टैक्स है वो कम पे करना पड़ता है। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस जैसे आपने दिया वैसे ही आपकी जो डेप्रिसिएशन होगी वो एक्ट करेगी। अब डेप्रिसिएशन होती क्या है ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कार ली है, ठीक है, उसके बाद कुछ साल आप उसने यूज किया, उसका लाइफ पीरियड है जो वो 10 साल है। ठीक है, तो आप उसे 5 साल यूज करते हो, उसके बाद क्या होती है, उसकी जो प्राइस होती है वो मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। अब वो जो प्राइस रिड्यूस हुई है वो कंपनी ने पे की नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले उसकी जो प्राइस थी वो उसकी थी 15 लाख थी और उसके बाद उसकी कितनी रह गई है, 7 लाख रह गई है। ठीक है, तो अब वो जो प्राइस रिड्यूस हुई है 8 लाख, वो कंपनी ने 8 लाख अपने पॉकेट से पे नहीं किए। वो तो सारी बात है, उसने चीज यूज की, आइटम यूज किया जो भी एसेट था, और उसके बेस पे उसको क्या हुई, डेप्रिसिएशन पड़ी। ठीक है, इसलिए आप इसको क्या करते हो, एक तो ये नॉन कैश आइटम इसलिए क्योंकि ये आप पे नहीं करते हो, लेकिन फिर भी डेप्रिसिएशन इंक्लूड तो होती है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अगर कारपोरेशन ए ने मैम वो टैक्स शील्ड क्या है? टैक्स शील्ड के तौर पे काम करती है कि जो आपको टैक्स है ना वो कम देना पड़ता है। ठीक है, कि जी। कुछ जो आपकी अमाउंट है ना वो आपकी सेव भी हो जाती है, आपको कम टैक्स पे हम्म। करना पड़ता है। अब यहाँ पे कारपोरेशन ए है, ठीक है, 400,000 है इसके पास भी डॉलर्स, और सेम उसी की भी, कॉरपोरेशन बी की भी यही अर्निंग है। उसके बाद कॉरपोरेशन ए जो है वो डेप्रिसिएशन पे कर रही है 1 लाख। ठीक है, और कॉरपोरेशन बी जो है वो कोई भी डेप्रिसिएशन जो है वो पे नहीं कर रही। अब इससे कोई ना कोई कॉरपोरेशन ए ने एसिड लिया होगा जो रिड्यूस होके उसकी डेप्रिसिएशन क्या हुई, 1 लाख रिड्यूस हो गई है। ठीक है, अब उसकी जो जो उसका एसेट था उसकी जो कॉस्ट है वो 1 लाख रिड्यूस हो गया, तो इसको क्या पड़ी, डेप्रिसिएशन पड़ी। और अब कारपोरेशन बी ने वो एसेट नहीं लिया होगा इसलिए इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं है। तो हम इधर क्या देखेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब इनकी जो अर्निंग होगी वो इनकी ये होगी, इसकी एज इट इज रहेगी, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई तो ये कम हो जाएगी। अब दोनों पे टैक्स अप्लाई हो रहा है 35%। यहाँ पे आप देखो 3 लाख की निस्बत से टैक्स अप्लाई होगा वो कम होगा, जबकि कारपोरेशन बी को क्या होगा, ज्यादा टैक्स अप्लाई होगा। उसके बाद इसको माइनस कर दिया टैक्स की अमाउंट को, तो अब ये चीज बची। अब देखो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन हमने माइनस की है, यहाँ पे हमने इसको जस्ट माइनस, मैम कॉर्पोरेशन बी को क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि उसने तो कोई एसिड लिया ही नहीं। क्योंकि उसने कोई डेप्रिसिएशन नहीं पे की। ठीक है, और कारपोरेशन उसने कोई डेप्रिसिएशन नहीं पे की। टोटल अमाउंट देखो, टोटल जितनी आपकी अर्निंग होती है ना उस पे आपका टैक्स अप्लाई होता है। यहाँ पे अर्निंग 4 लाख है तो ज्यादा टैक्स अप्लाई होगा, यहाँ पे 3 लाख है तो कम टैक्स अप्लाई होगा, क्योंकि अमाउंट भी तो कम है ना, ये 3 लाख है वो 4 लाख है, पूरे 1 लाख का फर्क है। ठीक है, हम्म। हम्म। तो कम अमाउंट हो तो कम टैक्स अप्लाई होगा, ज्यादा अमाउंट हो तो ज्यादा अप्लाई होगा। और ये कितने परसेंटेज के अकॉर्डिंग हो रहा है, 35% के रेट से ये टैक्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आप देखो टोटल जो अर्निंग है मैम ये उसमें से 35 जो है वो यहाँ पर दोनों साइडों पे लिखेंगे तब ये जवाब आएगा ना? हाँ, यहाँ पे 35 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख से, और डिवाइड कर देंगे 100 से, फिर ये आपके पास आंसर आएगा, ये अमाउंट आएगी। ठीक है, और मैम इस 4 लाख का भी ऐसे ही करना है? हाँ 4 लाख का भी ऐसे ही करना है, उसकी जो अमाउंट आएगी फिर वो ये आएगी 140,000। अब यहाँ पे देखो, आपने जो भी टैक्स पे किया आप उसमें से क्या कर रहे हो, अपनी अर्निंग में से उस टैक्स को माइनस कर रहे हो। माइनस की तो आपके पास जो अमाउंट आई वो ये आई। ठीक है, अब हमने पहले भी कहा कि डेप्रिसिएशन जो होती है वो नॉन कैश आइटम है, ये आप पे नहीं करते हो। जस्ट आपने रिड्यूस किया कि ये जो थी आपके एसिड की वैल्यू ये गिर गई है मार्केट के अकॉर्डिंग, गिर गई है, लेकिन आपने कैश पे नहीं किया, ये आउटफ्लो नहीं था आपकी कैश का। ठीक है, ऐसी बात है ना, हम्म। क्योंकि वो आप अपनी पॉकेट से पे नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पे ये जो आपके था 1 लाख था,
1 लाख हम्म। था, ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये तो आप पे ही नहीं कर रहे हो, नॉन कैश आइटम है। अब ये जहाँ पे, जब यहाँ पे ऐड होगा तो सारी बात है, यहाँ पे इसका ऐड नहीं होगा, क्योंकि इसकी कंपनी में डेप्रिसिएशन था ही नहीं, कारपोरेशन बी में। हम्म। तो अब ये यहाँ पे जो इसके पास टोटल अमाउंट बनेगी वो बनेगी 2,95,000, जबकि इसके मैम पास ये जो, जी, मैम ये जो भी आपने डेप्रिसिएशन दोबारा ऐड क्यों किया है ये, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी ऊपर ऐड कर लिया है 1 लाख। वो ऐड नहीं की, यहाँ पे ऊपर हमने इसको माइनस किया, ठीक है, और यहाँ पे नीचे नीचे टोटल क्यों अर्निंग, ऐड की? यहाँ पे इसको माइनस किया। अब यहाँ पे आपने इसको माइनस क्यों किया, माइनस जस्ट आपने इसलिए किया कि आपने ये जो टोटल अर्निंग थी वो उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करना था। अब यहाँ पे माइनस हुई है जस्ट ये, मतलब जस्ट हमने इसको यहाँ पे जो आप कैश बुक अपनी बना रहे हो वहां पे आपने उसको माइनस किया है, ये आपने अपनी पॉकेट से पैसे पे नहीं किए हैं, ठीक है, ये किसी को दिए नहीं है 1 लाख, ये आपकी कंपनी के अंदर ही है। जब आपकी कंपनी के अंदर ही है ये अमाउंट, तो जब हमने टैक्स पे कर दिया उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको दोबारा से ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो अमाउंट तो हमने पे की ही नहीं, कैश आउटफ्लो हुआ ही नहीं, नॉन कैश आइटम है ना डेप्रिसिएशन, तो कैश पे जी नहीं मैम। किया आपने, ठीक है। तो वो वैसे की वैसे जो कैश आपकी कंपनी में ही पड़ी थी, जस्ट आपने क्या किया, उसको ये बोला कि इस एसेट की जो, या फिर ज्यादा एसेट की टोटल मिला के जो डेप्रिसिएशन है वो 1 लाख बनी है 1 साल के बाद या 2 साल के बाद। अब उसको क्या करोगे आप, कंपनी की टोटल अर्निंग में से माइनस कर दोगे, और नीचे मैम जा, मतलब कि जितना हमने इसलिए उसकी डेप्रिसिएशन हमने निकाली और दोबारा उसके टैक्स के लिहाज से अब उसको हम दोबारा ऐड कर रहे हैं। हाँ, टैक्स देने के बाद, टैक्स देने के बाद जो आपकी कंपनी की इनकम है वो आपकी ये है, ठीक है, आफ्टर पेइंग टैक्स, यहाँ पे आपने टैक्स पे कर दिया ये वाला, और उसके बाद आपकी जो अमाउंट है वो ये बनी है 195,000। अब इसमें आप क्या करोगे, अगेन वही डेप्रिसिएशन जो आपने ऊपर माइनस की थी इधर आके आप ऐड कर दोगे। अगेन मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, डेप्रिसिएशन जो है ये नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम का क्या मतलब होता है, ना आप कैश पे करते हो ना आप रिसीव करते हो, ठीक है, जस्ट नहीं ये है मैम कि ये कह रहे हैं कि हम इसको दोबारा क्यों ला रहे हैं, इधर ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम दोबारा इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ये पैसे तो आपने पे किए ही नहीं थे ना, यहाँ पे ये देखो टैक्स आपने पे किया, ये आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो इतनी अमाउंट, लेकिन ये डेप्रिसिएशन तो आप किसी को भी पे नहीं कर रहे। आप लोग बात समझे नहीं हो। हम्म। अब देखो, एक कार है, ठीक है, आपकी कंपनी की है, सपोज कर लो, उसको आपने बाय किया है 15 लाख में, ठीक है। अब आफ्टर 1 ईयर इसकी प्राइस जो है वो रिड्यूस होके रह गई है 14 लाख, ठीक है। जी। अब यहाँ पे कितना डिफरेंस आया, 1 लाख का, मतलब जी। पहले, पहले जो थी, मतलब 2000 x1 कर लो इधर आप, 2000 x1 में आपकी कार की प्राइस जो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग है वो 15 है, ठीक है, 15 लाख है। और 2000 x2 की अगर आप बात कर लो तो आपकी जो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग प्राइस है वो 14 लाख बनी है। मतलब 1 ईयर आपने उसको यूज किया तो उसकी प्राइस कितनी रिड्यूस होगी, 1 लाख पूरा रिड्यूस होगी, एक। जी। ठीक है। अब देखो वो 1 लाख जो रिड्यूस हुई है मार्केट के अकॉर्डिंग तो आपकी वैल्यू रिड्यूस हुई है, लेकिन वो आपने पे नहीं की, डेप्रिसिएशन अब आपकी इसलिए नहीं लिखी जाएगी बैलेंस शीट में क्योंकि वो आपका कैश आइटम नहीं है, वो आपने पे नहीं किया, यहाँ पे आपने इसे पे नहीं ना किया, किसी को भी आपने नहीं पे हम्म। किया, जस्ट वो क्या हम्म। हुआ कि वो 1 लाख कम हो गया लेकिन आपने पे नहीं किया। इसलिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप उसे बता रहे हो, आप अपनी कंपनी का भाई आपकी टोटल अर्निंग ये थी, ठीक है, 1 लाख इसमें से डेप्रिसिएशन का निकाल दो तो टोटल अर्निंग आपकी कंपनी की ये हुई, टोटल अर्निंग ये हुई, तो गवर्नमेंट अब जो टैक्स अप्लाई करती है वो आपकी टोटल अर्निंग पे अप्लाई करती है आफ्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है कि जितने भी आपके एसिड आप यूज कर रहे हो उनकी लाइफ टाइम यूज हो रही है, जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है हम वो नहीं लेंगे, और वो जो डेप्रिसिएशन होती है, अब वो जो 1 लाख ये आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया वो आपकी कंपनी में ही रहेगा। मतलब ये इनकी टोटल मैम अर्निंग निकली है ना, फिर हम उस पे टैक्स अप्लाई करके टैक्स दे रहे हैं और फिर बाद में डेप्रिसिएशन उसमें। हाँ, ये आपकी जो अमाउंट है ये एज इट इज ऐड हो जाएगी। अब ये टोटल अमाउंट जो है वो ऐड हुई है जब,
तो ये आपके पास बने 295,000। अब देखो यहाँ पे 295 बना है और यहाँ पे 260 बना है, क्योंकि यहाँ पे आपने टैक्स ज्यादा पे किया था, आपकी डेप्रिसिएशन कोई भी चार्ज नहीं हुई थी। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है आपको, $35,000 का। अब क्या हुआ है, कारपोरेशन ए को $35,000 जो है वो इसको प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि इसने अपनी डेप्रिसिएशन निकाल दी है। ठीक है, हम्म। ये इसको जी। वो प्रॉफिट हुआ है जो कंपनी बी को नहीं हुआ। कारपोरेशन बी ने क्या की थी, डेप्रिसिएशन कोई भी माइनस की ही नहीं थी। इसने कहा मैंने जो एसी लिए हैं या इसने रिटर्न रखी या जो भी किया, इसने डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस नहीं किया। ठीक है, तो हम्म। करते क्या है, आपके जितने भी एसेट्स होते हैं, इसीलिए आप एफपीआर का हमारी कंट्री में कर लो, पाकिस्तान में या बाहर की कंट्री में कर लो, उनकी जो वहाँ पे गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं जो आप अप्लाई करती हैं टैक्स, तो वो क्या करती हैं आपको, वो कहती है कि जितने भी आपके पास एसेट्स है ना वो आप अपने मेंशन करो। आपकी लैंड है वो भी मेंशन करो, आपके पास कोई ये है आइटम है, कार वगैरह है, घर है, वो सारी चीजें आप मेंशन करो। ठीक है, मेंशन करने के बाद वो टोटल अप्लाई आपका टैक्स करती हैं आफ्टर डेप्रिसिएशन। ठीक है, पहले डेप्रिसिएशन काटते हैं, तभी तो कहते हैं कि जो भी एफपीआर से रजिस्टर्ड हो जाता है उसको टैक्स जो होता है वो कम पे करना पड़ता है। ठीक है, फाइलर बनने के बाद आपको टैक्स जो है वो कम पे करना पड़ता है, वो इसी बुनियाद पे करना पड़ता है कि आपके जितने भी एसेट्स की जो वैल्यू गिर रही। फ्रीलांसिंग करते हैं उसमें भी तो कहते हैं कि उसके सारे फीचर वो आई बैन नंबर देना पड़ता है कोई। हाँ, वो तो बैंक अकाउंट नंबर होता है ना। उसमें उसमें भी ये है कि अगर आप फाइलर बन जाते हो ना एफपीआर में, आप फाइलिंग कर देते हो अपनी, तो फिर ये है कि आप अगर फ्रीलांसिंग भी करते हो तो आपको टैक्स जो है वो जो डॉलर टू वो कन्वर्जन हो रही है पीकेआर की, वो आपको कम पे करना पड़ेगा। जी। ठीक है, हम्म। और यहाँ पे अब क्या हुआ, कंपनी ए को प्रॉफिट मार्जिन इसका हो गया 35% हाई हो गया। ठीक है, ये वही कर रहा है कि डेप्रिसिएशन जितनी चार्ज हुई है, जितनी भी डेप्रिसिएशन है, उसको उसने मल्टीप्लाई किया टैक्स रेट से। टैक्स रेट आपका कितना इधर अप्लाई हो रहा था, 35%। 35। जी। ये तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बनी, 35,000। यहाँ पे हमने क्या किया, ये टैक्स निकाले, डेप्रिसिएशन को ऐड किया और फिर टोटल करके इनका डिफरेंस बताया कि 35 इसको प्रॉफिट हो रहा है। उसने क्या किया, उसे डायरेक्ट फार्मूले से देखा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ये है और टैक्स ये है, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 35 सिंपल निकाल दी। ठीक है, जी। अब ये वाली जो एग्जांपल है ना आपकी, आपने इसकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देनी है अब। ठीक है, उसके बाद आता है हम्म। डेप्रिसिएशन एज अ शीट, सेम वही वो कह रहा है कि कंपनी कारपोरेशन ए जो है आपकी, वो अब ये इंजॉय करेगी, जो 35,000 उससे ज्यादा मिला है, अब वो 35,000 सेव कर सकती है, और इस 35,000 पे उसका टैक्स अप्लाई नहीं हुआ, उसने गवर्नमेंट को टैक्स अप्लाई नहीं, टैक्स जो था वो उसने पे नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मतलब ये तो उसके लिए अच्छी बात है ना कि इतनी अमाउंट पे उसे टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा। कौन चाहता है कि वो ज्यादा टैक्स पे करे। उसके बाद आते हैं आपके पास फाइनेंशियल कैश फ्लो। ठीक है, फाइनेंशियल कैश फ्लो में आपके पास इक्वेशन है, वो ये है, कैश फ्लो फ्रॉम एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फाइनेंशियल कैश फ्लो। फाइनेंशियल कैश फ्लो में ये है, यहाँ पे आपने पढ़ा था जो अपना बैलेंस शीट से पहले आपने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी थी, उसमें आपने पढ़ा था एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, कैपिटल इक्विटी या ऑनर्स इक्विटी, वो आपने पढ़ा था। उसी के रिस्पेक्ट से आपने इस इक्वेशन को देखना है। यहाँ पे आपके पास क्या है, कैश फ्लो। जस्ट आप क्या कर रहे हो, वहां पे इधर एसिड्स होता था और अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कैश फ्लो फ्रॉम एसिड्स। ठीक है, कैश फ्लो को कंसीडर कर रहे हो, और कैश फ्लो फ्रॉम एसिड्स इक्वल टू किसके होता है, कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स, जो आप क्रेडिटर्स के साथ डील करते हो। अब क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे आपने लोन लिया होता है। ठीक है, और आपने उनको क्या करना होता है, पे करना होता है। और कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर्स, स्टॉक होल्डर्स कह लो इधर, इधर ऑनर्स कह लो, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स कह लो। ठीक है, तो ये बात एक ही होती है, जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं वो जी मैम। शेयर होल्डर्स भी होते हैं, इन्वेस्टर्स भी होते हैं, और ऑनर्स इक्विटी भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, जी। और कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स इक्वल टू होती है इन दोनों को आप प्लस करते हो। अब वो क्या कह रहा है कि कैश फ्लो के तीन कंपोनेंट्स हैं जिसके साथ हम डीलिंग करेंगे, कि कैश फ्लो किसी भी कंपनी में, अब कैश फ्लो कह रहा है तो कैश इनफ्लो भी है और कैश आउटफ्लो भी है। ठीक है, दोनों की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि तीन कंपोनेंट्स की बेस पे होती है, इसमें सबसे पहले आपके पास आता है ओसीएफ।
ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कौन सा होता है? जो आप डेली बेसिस पे करते हो, ठीक है। कोई चीज आप बाय कर रहे हो, कोई चीज आप सेल कर रहे हो, तो आप उसकी बेस पे क्या करते हो? डेली का कैश फ्लो आप ऐड करते जाते हो, या उसमें से सब जो है वो करते जाते हो, ठीक है, डेली की बेसिस पे। डे टू डे एक्टिविटी है ये। मैम ये किसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट में? कैश ऑपरेटिंग कैश फ्लो में। यहाँ पे आपके पास तीन चीजें थी। कैश फ्लो फ्रॉम एसिड्स इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली आई है, ठीक है। मैम आपकी आवाज कट रही मेरी आवाज नहीं आ रही? है। आ रही है मैम। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी मुबशिर, आपको मेरी आपकी आवाज वॉइस का मसला आ रहा है। अब मैम अब कट रही है आपकी आवाज। अब क्लियर आ रही है आपको? अब ऋषा, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी मैम मुझे तो सही आ रही है। तो मुबशिर से बोलें अपना नेट चेक करें। बशीर अपना नेट चेक करो। अच्छा, यहाँ पे अब जो हमारे पास है ना, कैश फ्लो फ्रॉम एसिड्स, इसमें आपके आगे तीन चीजें आती हैं। अच्छा मुबशिर आले फिर स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है कैश फ्लो फ्रॉम एसिड्स। कैश फ्लो फ्रॉम एसिड्स में आगे आपके पास तीन चीजें आती हैं, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। वो ये तीनों कंपोनेंट्स हैं, इनको वन बाय वन हम स्टडी आउट करते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपके पास क्या होता है? जो आप डेली बेसिस पे, डे टू डे एक्टिविटी का है ये, ठीक है। डेली बेसिस पे आप क्या करते हो? जितना जो कुछ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो या जो सेल कर रहे हो, उसको आप, उसके रिजल्ट जो है कैश फ्लो के तौर पे वो आप एंटर करते जाते हो। और फिर आपके पास क्या होता है? जो एक्सपेंस होता है और रेवेन्यू होता है, ठीक है। और आप इसमें क्या करते हो? एक्सपेंस में से आपके पास दो चीजें होती हैं, एक्सपेंस और रेवेन्यू। लेकिन ये जब आप कैलकुलेट करते हो ना, ऑपरेशनल कैश फ्लो, तो आप इसमें से क्या करते हो? रेवेन्यू में से आप कॉस्ट को माइनस कर देते हो। जितना भी आपको रेवेन्यू हुआ माइनस कर दोगे आप उसमें से कॉस्ट को। अब देखो यहाँ पे हमने रेवेन्यू हमारे पास ये था, ठीक है। उसमें से आप क्या करोगे? कॉस्ट को माइनस कर दोगे। टोटल जो आपकी अर्निंग होती है वो आपका रेवेन्यू होता है। अब कॉस्ट को आप माइनस करोगे, लेकिन दो चीजों को आपने इधर फिर नहीं माइनस करना, ठीक है। एक, आपने डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करना, कि डेप्रिसिएशन इधर इंक्लूड नहीं है। और दूसरा, आपके पास जो इंटरेस्ट है वो इस कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। ये वाली जो कॉस्ट है ना, इसमें ना डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगी, ना इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। यानी मैम ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हमने रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करना है। कॉस्ट को माइनस करना, एक्सपेंसेस को अच्छा नहीं, कॉस्ट। ठीक है। और उसमें से आप डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट जो है उसको इंक्लूड नहीं करोगे कॉस्ट में, ठीक है। जी। टैक्स वगैरह जो होते हैं वो सारे आपके इंक्लूड हो जाते हैं। हम्म। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कैश फ्लो आपका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पहले हमने देखा, यहाँ पे आपके पास 3500 था, सॉरी 35,000। अगर कैश फ्लो आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, उसका जो डिफरेंस है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके पास कैश फ्लो कितना आया? 2,95,000, टू जी। 95,000, तो और इनका डिफरेंस आपके पास बना 35,000। तो ये आपको जी। पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आपका क्या है हम्म। कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर यही अमाउंट अगर नेगेटिव में चली जाए तो मतलब है आपकी कंपनी जो है वो रिस्क पे है, ठीक है। तो ये होगा, क्या होगा, ये आपको नोटिस लेना चाहिए अगर आपका कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव आ रहा है। या तो इमीडिएट कोई एक्शन ले लें, या फिर ये है कि इसको रिकवर करें, ठीक है। ये अच्छा जो है वो साइन नहीं है कंपनी की रेपुटेशन के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए। यहाँ पे जी। उसने फाइनेंशियल कैश फ्लो दिखाया हुआ है XYZ कंपनी का, ठीक है। यहाँ पे वो क्या बता रहा है? कैश फ्लो ऑफ द फर्म, कैश फ्लो ऑफ इन्वेस्टर। और ये अब वो बता रहा है कि OCF उसने यहाँ पे कैलकुलेट कैसे किया हुआ है। ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो है जो बना है उसके पास $238। अब ये इसने कैलकुलेट कैसे किया हुआ है? अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है, इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले जो अर्निंग थी वो आपके पास थी 219 इस कंपनी की XYZ की, ठीक है।
उस पे जितनी डेप्रिसिएशन। मैम ये जितनी भी ये चीज है ये हमें वो पहले से देंगे तब हम कैलकुलेट करेंगे। हाँ, ये वो पहले से देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखो, ये ओसीएफ जो है ये आपने खुद लिखना है, वो आपको जस्ट ये चीजें बताएंगे। अब ओसीएफ जी। कैलकुलेट कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जी। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे मतलब मैम ये तो देंगे ना जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये अर्निंग बिफोर टैक्स हैं? हाँ, लिखा हुआ है। ये देंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स तो देंगे। अब देखो, अर्निंग बिफोर टैक्स आपके पास क्या है, 219। डेप्रिसिएशन जी। कितनी चार्ज हो रही है, 90। आप उसमें डेप्रिसिएशन को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। अगेन ये जो डेप्रिसिएशन है ये नॉन कैश आइटम है। ठीक है। ठीक है, ये आपने याद रखना मैम है। ऊपर तो हमने माइनस किया था। वहां पे आपने माइनस किया था, यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो, वहां पे नीचे जाके आपने उसको ऐड किया था। ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इसमें से ये अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस है, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है। इसमें आप क्या कर रहे हो, पहले तो उसे आपने माइनस किया, लेकिन बाद में आपने उसे जाके क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है। तो अब इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप डायरेक्ट उसको ऐड कर रहे हो, लेकिन करंट जो आपके टैक्सेस होंगे वो आप क्या कर दोगे, उसमें से माइनस कर दोगे। ये आप माइनस कर रहे हो और ये आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। जो ब्रैकेट में है ना ये आप माइनस कर रहे हो। ठीक है। ओसीएफ आपके पास क्या बन जाएगी फिर, 238। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करो, फिर उस पर टैक्स अप्लाई करो, और फिर उसके बाद नीचे जाके डेप्रिसिएशन को ऐड करो। लेकिन वो डायरेक्ट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अर्निंग बिफोर अप्लाइंग ये टैक्सेस, उसमें ऐड कर रहा है डेप्रिसिएशन को, फिर उसमें से ये जो करंट टैक्सेस आए हैं उसको ये माइनस कर रहा है। तो वो आपके पास ओसीफी का जो ओसीएफ का फार्मूला है वो बन गया है। ठीक है। अर्निंग बिफोर जी। टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन माइनस जो है वो करंट टैक्सेस है। ये आपके पास आ जाएगी ऑपरेटिंग कैश फ्लो। नेक्स्ट उसमें है कैपिटल स्पेंडिंग। नेक्स्ट जो सेकंड आपके पास कंपोनेंट आ रहा है, ये हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स। ठीक है। उसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो आपके पास है कैपिटल स्पेंडिंग। कैपिटल स्पेंडिंग वही होता है कि जो भी आपका ओनर है या जो भी आपका जो इन्वेस्टर है वो स्पेंड कर रहा है, तो उसके वो जो होगा वो उसका क्या होगा, कैपिटल होगा, कैपिटल स्पेंडिंग। लेकिन इसको आप कैलकुलेट कैसे कर रहे हो, अब देखो आपने। कैपिटल स्पेंडिंग मैम क्या है जो ओनर्स अपने से स्पेंड हाँ, जो करते हैं। जो ऑनर होता है या शेयर होल्डर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं ना, वो आपका कैपिटल होता है। एक आपके पास लाइबिलिटी मैम वो होती तो है। फिर इक्विटी होती। हाँ, वो इक्वल होता है। नहीं मैम मैं कह रही हूँ मतलब वो इक्विटी नहीं होती फिर। वो इक्विटी ही होती है। आप उसे कैपिटल्स भी कहते हो, ऑनर्स इक्विटी भी कहते हो, दोनों चीजें कहते हो। ठीक है। जी। यहाँ पे जो तीन कंपोनेंट के कैश फ्लो बता रहा है ऑफ एसिड्स के, तो वो ये बता रहा है कि इन तीन तरीकों से क्या होती है, कैश फ्लो होती है आपकी इन द फॉर्म ऑफ एसिड्स। ठीक है। सेकंड अब है कैपिटल स्पेंडिंग। कैपिटल स्पेंडिंग में क्या है, वो कह रहा है कि आपने क्या क्या परचेज किया एसिड का इतने का, और सेल आपने उसको कितने का कर दिया, 25 का। तो आप उसमें से क्या करोगे, 25 को माइनस करोगे, फिक्स्ड एसिड था आपका। तो आपके पास जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, कैपिटल स्पेंडिंग आ जाएगी, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया वो आ जाएगा 175, सॉरी 170। मैम आप मुझे इसमें डिफरेंस बता देंगे फिक्स्ड एसेट करंट एसेट और टेंजिबल और इंटेंजिबल में। फिक्स्ड बेसिकली जो एसिड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स्ड होते हैं और एक करंट होते हैं। करंट वो एसिड्स होते हैं जो आपके पास टेम्परेरी होते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 1 मंथ, 1 ईयर, लाइक दिस। ठीक है। लेकिन जी। जो आपके पास फिक्स्ड एसिड्स होते हैं वो आपके पास परमानेंट होते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के बेस पे होते हैं। लाइक आपने गाड़ी ले ली, अब गाड़ी जो है वो आपका फिक्स्ड एसिड है, वो तो आपके पास ही रहेगी। ठीक है। हम्म। और आपका जो रेवेन्यू होते हैं वो आपके कह लो आपके करंट एसिड्स होते हैं। तब आपको वक्ती तौर पे होता है, आपको रेवेन्यू आया, लेकिन उसके बाद आपने उसमें से क्या करना होता है, उसमें से आपने, आप इसी की एग्जांपल ले लो, जो कैश होती है ना आपके पास, वो आपकी करंट जी। एसेट्स में कंसीडर हो जाएगी। लेकिन जो आपके पास लैंड होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके फिक्स्ड एसेट्स में आ जाएगी, क्योंकि वो तो आपके पास ही रहेगी अब। ठीक है। वो कैश जो जी। थी आपने कन्वर्ट कर दिया उसको लैंड में, तो अब वो फिक्स्ड एसेट बन गया। और फिक्स्ड एसेट की आगे से दो टाइप्स होती है, इंटेंजिबल और टेंजिबल। अब टेंजिबल में क्या होती है, लैंड प्रॉपर्टी वगैरह जितनी भी आपके पास है वो आपके पास टेंजिबल होगी। ठीक है।
जिसका कोई मैथ्स वगैरह है। लेकिन इंटेंजिबल की अगर आप बात करो तो ये है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या कॉरपोरेशन वगैरह है, ठीक है, उसका ट्रेडमार्क है आपके पास, या फिर आपके पास कोई भी लाइक मैम लीगल। वो तो नहीं है जैसे डेप्रिसिएशन या नॉन कैश आइटम्स हाँ वो इंटेंजिबल है। ऐसे ही होते हैं, वो इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं वो वैसे होते हैं। लाइक वो जस्ट आपकी रेपुटेशन जो बिल्ड होती है, आप कह लो कि उस टाइप के होते हैं कि वो लॉन्ग टर्म आपके साथ चलते हैं। क्योंकि देखो अगर हम्म। आप मार्केट में इस्टेब्लिश हो गए हो, ठीक है, आपकी गुड रेपुटेशन बन गई है, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म ही रहेगी। तो वो आपके पास क्या हो जाता है, आपका फिक्स्ड एसेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो इंटेंजिबल होता है। यहाँ पे कैपिटल स्पेंडिंग भी हो गया, आपके एसेट्स भी हो गए, और फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है चेंज इन नेटवर्किंग कैपिटल। यहाँ पे हमने क्या किया था, एनडब्ल्यूसी का हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था, आप करंट एसेट्स में से माइनस कर देते हो करंट लायबिलिटीज को। ये फार्मूले याद है ना, ये आपने पहले पढ़े हुए हैं। जी मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसने क्या कहा, ये नेटवर्किंग कैपिटल जो है ये उसने कैसे काउंट किया हुआ है। ये हमने लास्ट टाइम इसकी जो एग्जांपल की थी 2000 x1 की और 2000 x2 की, वो आपको याद है। वहां पे हमारे पास जो 23 मिलियन था वो डिफरेंस आया था, और 23 मिलियन क्या था इसने अर्न किया था। जी मैम ये फोर्थ चैप्टर में है मेरे ख्याल में। फोर्थ चैप्टर में याद है ना आपको, ये वही 23 मिलियन ये इधर तक चला के लेके आ रहा है। और यहाँ पे इसने क्या किया, इसको इसने बता दिया कि ये इसका एनडब्ल्यूसी है, और इसको इसने क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया। अब जितना ऑपरेटिंग कैश फ्लो था उसमें से उसने माइनस कर दिया कैपिटल को, कैपिटल स्पेंडिंग को, ठीक है। जितना ओनर ने उस पे इन्वेस्ट किया उसको भी माइनस कर दिया, और इसने एनडब्ल्यूसी को भी माइनस कर दिया, जितना उस वो प्रॉफिट जो है वो उनका ग्रो किया। और रिमेनिंग जो आपके पास से टोटल बनी वो आपके पास कितने बने, मैम फोर्टी ये टू एक एक मिलियन चीज का बता रहे कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमने इस तरह से मतलब कि वो मतलब कि इसका हल निकालना है और कैपिटल स्पेंडिंग कैसे। हम्म असल जो चीज है ना वो ये है कि कैश फ्लो ऑफ द एसिड, ठीक है। एसिड्स की जो कैश फ्लो है उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो, उसके उसका आपके पास फार्मूला क्या है। तो वो आपके पास जो फार्मूला, अगर फार्मूले की बेस पे बात करें, फार्मूला उसका क्या होगा, ओसीएफ माइनस हम्म। ओसीएफ माइनस कैपिटल स्पेंडिंग माइनस एडिशन टू नेटवर्क एनडब्ल्यूसी, ठीक है। जी तो इसमें उसने क्या बताया, अब उसने पहले बताया कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपने कैसे कैलकुलेट मैम करना मैं है। भी वही कह रही हूँ पहले इसने अलग अलग मतलब कि हाँ ध्यान किए कि ये चीज ऐसे ऐसे निकालनी है और अब ये पूरा कैश फ्लो फ्रॉम। हाँ, ये ऐसे ही कर रहा है, सेपरेट सेपरेट करके बता रहा है। और ये जो इसे साइड पे लिखे हुए हैं ये इसके अकॉर्डिंग बता रहा है, और इसे हाईलाइट भी किए हुए हैं रेड में, जो जो जी चीजें बता रहा है, ठीक है। अब ये टोटल कितना आ गया, $42 मिलियन। यहाँ पे अगर आप देखो तो उसने लिखा हुआ है इन डॉलर मिलियन। ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी है ये मिलियंस में, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे कि ये आपके पास आ गया $42 मिलियन। $42 सिर्फ, आप इसको नहीं पढ़ोगे। और नेक्स्ट हमारे पास अगेन वो इसी को हाईलाइट कर रहा है कि 42 आ गए। कैश फ्लोज टू क्रेडिट। नेक्स्ट आपके पास कौन सा है कि आप जो सेकंड आपके पास एलिमेंट था वो आपके पास इक्वेशन में था कैश फ्लो टू क्रेडिट। मतलब जो आपने कैश दिया है अपने, जो भी आपने बोरो किया हुआ था, ठीक है, क्रेडिटर्स को, जिनको आपने जिनसे डेब्ट लिया हुआ था उनको आप रिटर्न कर रहे हो आप। तो वो आपने कौन कौन सी कैश जो है वो रिटर्न करनी है। टोटल तो बनी 36, लेकिन इसको डेब्ट को जो कैश थी इसको कैलकुलेट कैसे किया। सबसे पहले इसमें इंटरेस्ट था, ठीक है, वो आपने जी इसमें इंटरेस्ट ले लिया। फिर आपने लिया रिटायरमेंट ऑफ डेब्ट, वो आपके पास आ गया 73, ठीक है। उसको आपने फिर डेब्ट सर्विस में ऐड किया, और आखिर में से जो आपने फ्रॉम न्यू डेब्ट सेल्स थी ना उसको माइनस किया। जो आपने न्यू डेब्ट सेल है जस्ट उसको माइनस किया, बाकी सबको ऐड कर दिया, तो आपके पास टोटल जो बना वो आपके पास बना 36 मिलियन। मैम तो वो क्या देंगे जो हमने ये कैश फ्लो क्रेडिटर इसका निकालना है वो ये ये जो। आपको, हाँ, इंटरेस्ट और ये सारी चीजें देंगे। इसके अकॉर्डिंग आप इधर से फार्मूला आपको समझ आता जा रहा है, वो आपने क्या करना है माइनस करके, तो 36 जो आएगा वो आपके पास डेब्ट आ जाएगा। और फिर आपके पास इक्विटी जो आई है वो 6 आई है। और ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो आपकी इक्वेशंस की दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। ये कैश फ्लो फ्रॉम, नहीं मैम तो डेब्ट और इक्विटी इसमें से निकालनी है ये क्रेडिटर का कैश फ्लो मालूम करने के लिए।
जाहिर बात है, आपके पास डेप्ट होगा तो वो आपका कैश फ्लो फ्रॉम क्रेडिटर्स होगा, आप उसमें ऐड करोगे कैश फ्लो फ्रॉम स्टॉक होल्डर्स। अभी हमने पीछे इक्वेशन देखी थी ना, अगर आपको याद हो तो, ये वाली, इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो इक्वल बनते हैं कैश फ्लो फ्रॉम एसेट से। इसी को, इक्वेशन को वो आगे जाके एक्सप्लेन कर रहा है पार्ट्स में यहाँ। नहीं मैम, मैं ये कह रही थी कि जो आपने पहले ये बयान किया है, ये इंटरेस्ट और रिटायरमेंट ऑफ डेप्ट, हम्म। ये सारा कुछ डेप्ट मालूम करने का फार्मूला है? डेप्ट मालूम करने का, ठीक है। और कैश, इक्विटी मैम वो लिखी हुई देंगे फिक्स, और ये ये देखो, फिर उसके बाद जो नीचे टोटल आ रहा है ये क्रेडिटर का है? हाँ ये देखो, ये इसने ऊपर हेडिंग भी दी हुई है कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स। आप इसको कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स भी कह सकते हो, आप इसको डेप्ट भी कह सकते हो, ठीक है। जी। और फिर उसके बाद आता है आपके पास ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी के लिए उसने जो फार्मूला दिया वो आपके पास ये है, कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर्स, या फिर इक्विटी कह लो, या फिर इन्वेस्टर्स ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो कह लो, या फिर ऑनर्स इक्विटी कह लो इसको, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपके पास आते हैं डिविडेंड्स। डिविडेंड्स वो लोग होते हैं जिन्होंने आपके पैसे देने होते हैं। वो आ गए $43 मिलियन। फिर आपके पास आ गया रीपरचेज ऑफ स्टॉक। अब रीपरचेज ऑफ स्टॉक हमने क्या कहा था, कैश जो आपके पास फ्लो होता है उसमें से आपकी जो अमाउंट होती है, कुछ तो आप ऑनर को दे देते हो, जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको दे देते हो, कुछ जो होती है वो आप रिटेन कर लेते हो, ठीक है। रिटेन कैश फ्लो होता है, उस रिटेन कैश फ्लो को आप क्या करते हो, दोबारा कंपनी में यूज करते हो स्टॉक वगैरह परचेज करने के लिए। तो ये वो वाली अमाउंट है, ठीक है। ये है $6 मिलियन। और उसके बाद क्या हुआ, कैश टू स्टॉक होल्डर्स। अब स्टॉक होल्डर्स को कितने पे किए। मैम अब ये आप जितना भी पढ़ रही हैं ये हमें वहां लिखा हुआ देंगे? हाँ, ये जो चीजें है ना, ये आपको बताएंगे, आपने टोटल कैलकुलेट करना है ये। आपको पता होना चाहिए कि जस्ट जो न्यू स्टॉक इशू आएगा ना, जितना भी, उसको आपने माइनस करना है, बाकी सबको ऐड कर देना। तो टोटल आपके पास कितना बन जाएगा, सिक्स सिक्स एक्सक्यूज मी मैम, डॉलर मैंने एक चीज पूछनी थी। ये जो ब्रैकेट में है ये हमें सिर्फ माइनस करना है, बाकी जो ऊपर की फिगर्स हैं वो सारी ऐड करनी है? वो सारी आपको ऐड करनी, ठीक है। तो मैम ये सिक्स कैसे आया ऊपर सारी ये देखो, प्लस करके, और किस में से माइनस किया? 43 को आपने ऐड किए सिक्स में, तो आपके पास आंसर आया 49, ठीक है। जी। अब 49 था आपके पास कैश टू स्टॉक होल्डर्स, ये वाली कैश, जी। ठीक है। उसको आपने क्या किया, जो भी आपने न्यू स्टॉक के साथ जो इशू आया था वो था $43 का, आपने 49 में से माइनस कर दिया 43, तो वो आपके पास बने $6। और $6 जो है वो आपकी अब जाएगी इक्विटी में, ठीक है। क्योंकि जो ये वाले इश्यूज में जो कॉस्ट लग रही है वो आप दोबारा अच्छा मैम, पहले उन्होंने रीइन्वेस्टमेंट। डेप्ट वो किया था और अब यहाँ पर आके इक्विटी कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पे आके वो इक्विटी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो अगेन यही कह रहा है कि ये जो आपकी इक्वेशन थी वो क्या हुई है, वो बैलेंस हो गई है, इक्वल हो गई है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है इन दोनों को ऐड करने के बाद, राइट हैंड साइड पे देखो, इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो तो ये 42 हो, ठीक है। जी। और उसके बाद इसने आगे समरी दी हुई है, ये सारे फार्मूला जो हमने पीछे किए हैं वो उसने दे दिए यहाँ पे, ठीक है। इनको चलो। इनको भी फार्मूलाज को भी आपने याद कर लेना, इक्वेशन से लेके लास्ट फार्मूले तक उसने सारे दे दिए। ये एक दफा देख लो, इसमें कोई क्वेश्चन है तो ये पूछ लो फिर। मैम ये जो फॉर्मूलाज आते हैं हमें सिंपल एमसीक्यूज में आते हैं, कैलकुलेशन फार्मूला वगैरह करने के लिए शॉर्ट जैसे होते हैं, एक दो लाइन के ऊपर जो बेस करते हैं? आते हैं, और जो वो होते हैं वो फिर स्टेटमेंट भी लिखी होती है, और जरूरी नहीं डायरेक्ट फार्मूला ही लिखा हो। लाइक ये है तो इतना आपको दे दे, आगे आपसे पूछ रहे कि यहाँ पे प्लस कौन सी चीज होती है, ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट के तौर पे भी आ सकते हैं, फिर वो स्टेटमेंट आपको वर्डिंग में देंगे सेंटेंस की फॉर्म में, लेकिन फार्मूले से ही वो आपकी स्टेटमेंट बनी होगी, वो भी आप। मैम ये जरा एक बार पढ़ देंगी? यहाँ पे ऊपर भी कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स लिखा है, इसका फार्मूला ये है, और नीचे फिर दोबारा बयान कर रहे हैं। वो बयान ये कर रहे हैं कि यहाँ पे तो कैश फ्लो फ्रॉम एसिड्स है मेन, ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए आपने कैश फ्लो फ्रॉम एसिड्स लिया किधर से, वो आपका यहाँ से आएगा,
ये जो है ना, ये आपकी इक्वेशन है, ये फार्मूला नहीं है। फार्मूला भी कह लो, लेकिन ये आपकी इक्वेशन होती है मेन, ठीक है। फार्मूला क्या है, जो आपने ये कैलकुलेट आप कैसे करना है, कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स, उसके लिए आपके पास ये फार्मूला है, ठीक है। अब फिर उसने सेपरेट बताया हुआ है, ओसीएफ को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके थ्रू। एनसीएस को आप कैलकुलेट कैसे करोगे, इसके थ्रू। और उसके बाद लास्ट में आपके पास आ रहा है एनडब्ल्यूसी, उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके थ्रू, ठीक है। और फिर सेकंड पॉइंट आपके पास आ रहा है कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स, ये सारे वही फार्मूले हैं जो अभी हमने पढ़े हैं पीछे, ठीक है। कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स में आप क्या करोगे, जितना आपने इंटरेस्ट पे किया उसमें से माइनस कर दोगे आप नेट न्यू बोरोइंग को। यहाँ पे देखो, क्रेडिटर्स में अगर जाके, ये स्टॉक होल्डर्स, ये क्रेडिटर्स, तो आपने क्या किया था, इंटरेस्ट में से आपने माइनस कर दिया था इसको, न्यू बारो को। ये रिटायरमेंट डेप्ट तो उसमें ऐड हुआ था, और नीचे जो उसमें से माइनस हो गया था वो आपने क्या किया था, जो भी न्यू डेप्ट सेल्स पे है वो उसको माइनस कर दिया। सिंपली यहाँ पे वो ये बता रहे। और यहाँ पे भी डिविडेंड्स को जितना भी पे किया उसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर्स। तो अब ये आपकी जो इक्वेशन है ये फुल हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है, नहीं सारे उसने फार्मूलाज दिए हुए। क्लियर? जी मैम। मैम इसका बता दीजिएगा, नेट न्यू इक्विटी रेस। इसका नेट कैपिटल का, ये मैम जो सबसे नीचे लिखा है, जो सबसे, कैश फ्लो स्टॉक होल्डर्स ओनर, थोड़ा ऊंचा बोले। नेट न्यू इक्विटी रेस। एंड पे लिखा हुआ है, सबसे एंड पे। ये यहाँ पे इक्विटी क्या है कि जितना आपका रिटेन जो अमाउंट है ना, उसको आपने यहाँ पे माइनस कर देना, इसको। जितने भी आपके उसमें से इशू आ रहे हैं वो आपने क्या करना है, उसमें से माइनस कर देना है, और रिमेनिंग आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आपकी इक्विटी की आ जाएगी, ठीक है। अब और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना ये मीटिंग एंड हो जाएगी। वो कह रहा है लेस देन 1 मिनट रह गया है। तो फिर हम इसको नो मैम। रिज्वाइन करके, तो अगर आप कहते हैं तो फिर मैं आपके क्वेश्चन के आंसर कर दूंगी। अगर आपके क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट तो नहीं फिर हम, मैम बस। ठीक है। बशीर, आपका कोई क्वेश्चन हो तो? नो मैम। ठीक है, फिर ये रिकॉर्डिंग आपकी अपलोड हो जाएगी 30-60 मिनट तक, ठीक है। तो आप वहां से भी ले ओके सकते मैम। हैं अगर आपको कोई कोई कंफ्यूजन हो तो। ये जो है इस लेक्चर की आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, और फार्मूलाज भी इसके याद